पहाड़ों में दूर दराज हाइकिंग के दौरान मेरी एक महिला साथी हाइकर के साथ शारीरिक संबंध बन गए। हालांकि वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वही घटना मेरी जिंदगी का ऐसा भयानक सपना बन गई जिससे मैं आज तक पीछा नहीं छुड़ा पाया। उस समय हम लगातार 6 घंटे से भी ज़्यादा पहाड़ी रास्तों पर हाइकिंग कर चुके थे। थकान से हमारा बुरा हाल था, लेकिन हमारी टीम के लीडर रोहित ने जिद की कि हमें पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर वहीं कैंप लगाना होगा। जब रात हुई तभी हमें एहसास हुआ कि उसका फैसला कितना सही था। चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखलाएं, सिर के ऊपर तारों से भरा विशाल आसमान। पहाड़ की चोटी से उस मनमोहक नज़ारे को देखना इतना रोमांटिक था कि पूरे दिन की सारी थकान उसी पल वसूल हो गई। हम सब एक घेरा बनाकर बैठे, गाने गाए, शराब पी और देर रात तक हंसी मजाक करते रहे। उस समय ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में कोई चिंता ही न बची हो। आधी रात के बाद हम सभी अपने अपने टेंट में आराम करने लौट गए, लेकिन तभी वह आई। उसने चुपचाप मेरे टेंट की जिप खोल दी। एक हल्की सी मोहक खुशबू पूरे टेंट में फैल गई। लगता था उसने अभी अभी परफ्यूम लगाया था। पूरे दिन की लंबी ट्रेकिंग के बाद किसी के शरीर से इतनी ताज़ी खुशबू आना लगभग नामुमकिन था। वह मेरे पास बैठी और धीरे से बोली, सो गए क्या? उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी सारी नींद गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया और उसकी ओर देखने लगा। उसका दुबला पतला चेहरा, नाजुक नैन-नक्श और रहस्यमयी मुस्कान उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, एक बार करना चाहोगे? मैं कुछ देर तक उसकी बात समझ ही नहीं पाया। क्या? दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन ही मन में समझ चुका था कि वह किस ओर इशारा कर रही है, लेकिन मैं उस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। वह हल्के से मुस्कुराई, अपने बाल पीछे किए और धीमे से बोली, अगर अब भी सोचते रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं झुकते हुए बोला, लेकिन बाकी लोगों के टेंट तो यहीं पास में है। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मेरे कान के पास झुककर उसने गर्म सांस छोड़ी और फुसफुसाई, चलो तुम्हारे टेंट के पीछे एक छोटी सी ढलान है, वहीं बैठकर तारे देखते हैं। इतना कहकर उसने एक मीठी मुस्कान दी और चुपचाप टेंट से बाहर निकल गई। मैं खुद को शांत करना चाहता था, लेकिन शांत नहीं हो पा रहा था। सुनसान पहाड़, अनजान जगह, एक ऐसी लड़की जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था। शायद हम जिंदगी में फिर कभी न मिले। मैंने आखिरकार स्लीपिंग बैग हटाया और चुपचाप टेंट से बाहर निकल आया। पूरा कैंप गहरी नींद में डूबा हुआ था। चांदनी की सफेद रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। मैं उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ ही कदम बाद सचमुच एक छोटी सी ढलान दिखाई दी। वह आधी लेटी हुई आसमान की ओर देख रही थी। उसके पास एक छोटी सी कैंप लाइट जल रही थी। वह नज़ारा किसी सपने जैसा खूबसूरत था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। यह जगह कैंप से पूरी तरह छिपी हुई थी। फिर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरी नजर आगे आई। ढलान से बस कुछ ही मीटर आगे एक गहरी खाई थी। मैं उसके पास बैठा ही था कि वह आकर मेरे सीने से लग गई। मैंने भी बिना झिझक उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल हम दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे मानो बरसों से एक दूसरे से प्यार करते हों। हमारे बीच बातें बहुत कम थीं, लेकिन हमारे शरीर एक दूसरे में पूरी तरह उलझ चुके थे। जैसे ही हमारे होंठ एक दूसरे से मिले, मैंने सब कुछ भुला देने का फैसला कर लिया। प्यार, शादी, जिम्मेदारियां, जिंदगी इतनी छोटी है, तो क्यों ना ऐसे एक पल को पूरी तरह जी लिया जाए। और उसी रात हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। कुछ देर बाद हम दोनों साथ साथ लेटे आसमान को देख रहे थे। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं अपनी जिंदगी में यहाँ सिर्फ एक ही बार आऊंगी। अब मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। मैं मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी भावुक मत हो, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी है। वह घबराकर मेरी ओर देखने लगी। क्या हुआ? मैंने सामने खाई की तरफ इशारा किया। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा फोन शायद नीचे खाई में गिर गया। यह सुनते ही वह घबराकर उठी और सीधे खाई की ओर भागने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुको, अभी वहां जाना बहुत खतरनाक है, सुबह होने दो, मैं तुम्हारे साथ चलकर फोन ढूंढूंगा। उसने मायूस होकर मेरी ओर देखा और बेबस होकर कंधे उचकाए। फोन के बिना तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मैं मुस्कुराकर बोला, फोन नहीं रहेगा तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। अगली सुबह रोहित ने सभी को जगा दिया। अनन्या ने झिझकते हुए हाथ उठाया और बोली, कल रात जब मैं बाहर गई थी, मेरा फोन गलती से खाई में गिर गया। मैं नीचे जाकर उसे ढूंढना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी स्थानीय गाइड राजू ने कहा, नीचे जाने का रास्ता है, मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूँ। बाकी लोग रोहित के साथ आगे बढ़े, हम अगले गांव में जाकर उनसे मिल जाएंगे। ये सुनते ही मैंने तुरंत कहा, मैं भी साथ चलूंगा। दो आदमी और एक लड़की साथ होंगे तो एक दूसरे का ध्यान रखना भी आसान रहेगा। अनन्या ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में न तो शुक्रिया था और न ही कोई नाराजगी, बस एक अजीब सा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाया। लेकिन सच कहूं, वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अलग भी लगती थी। इस सुनसान पहाड़ी जंगल में वह किसी परी जैसी दिखाई दे रही थी। हम तीनों पहाड़ से नीचे उतरते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते भर राजू हमें इस इलाके की कहानियां सुनाता रहा। बातों बातों में हम उस खाई के नीचे पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि जिस फोन के मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, वह हमारे सामने ही पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह मुड़ चुका था,
स्क्रीन बुरी तरह टूट चुकी थी और वो पानी में भीग चुका था। मैंने फोन उठाकर अनन्या को दे दिया। उसने बार बार पावर बटन दबाया, लेकिन फोन में कोई हरकत न हुई। राजू अफसोस भरे स्वर में बोला, अब तो ये सिर्फ यादगार बनकर ही रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर चाहो तो इस छोटी सी नदी के किनारे किनारे चलते हुए भी अगले गांव पहुंचा जा सकता है। असल में यह भी हाइकिंग का एक पुराना रास्ता है। आज तुम्हें इस छिपे हुए रूट का भी अनुभव हो जाएगा। अनन्या ने टूटा हुआ फोन अपने बैग में रख लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे रास्ते में कहीं खो मत देना। उस पल न जाने क्यों मुझे लगा कि उसके इस वाक्य का कोई दूसरा मतलब भी है, लेकिन मैंने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। मैं उसकी आंखों में भी नहीं देख पाया, क्योंकि मैं शादीशुदा था। मेरी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। इसके बाद कई दिनों तक हम लगातार पहाड़ों और जंगलों के बीच हाइकिंग करते रहे। रास्ते में गाने गाए, खेल खेले और खूब हंसी मजाक किया। लेकिन उस रात के बाद हमें फिर कभी खुले जंगल में कैंप लगाने का मौका नहीं मिला। इन सालों में पहाड़ी इलाकों का काफी विकास हो चुका था। अब एक गांव के बाद दूसरा गांव मिल जाता था। रहने की अच्छी व्यवस्था भी थी, इसलिए जंगल में टेंट लगाकर रुकने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर भी न जाने क्यों हर बार जब सुनता कि आज रात किसी गांव में रुकना है, तो मेरे मन में एक अजीब सी उदासी भर जाती। 4 दिन बाद हम अपनी इस हाइकिंग यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। यह एक छोटा सा कस्बा था जो पुराने क्रांतिकारी क्षेत्र में स्थित था। रोहित ने यात्रा के समापन के लिए सबको एक स्थानीय ढाबे पर दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठा किया। उसने मुस्कुराकर कहा, बस इस भोजन के साथ हमारी हाइकिंग यात्रा यहीं समाप्त होती है। इसके बाद किसे कहाँ जाना है, यह सब अपनी अपनी मर्जी है। सभी लोग बेहद उत्साहित थे। हर कोई पिछले 6 दिनों की यादें बांट रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था, क्योंकि अनन्या वहां नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। रेस्तरां में कई जगह देखने के बाद आखिरकार वह मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल की रेलिंग पर बैठी दिखाई दी। उसने ईयरफोन लगा रखे थे। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। मुझे देखते ही उसने ईयरफोन उतारे और मुस्कुराकर बोली, इन दिनों मेरा इतना ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझ पर काफी पैसे भी खर्च किए। मैं झेंपते हुए बोला, अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा करना फर्ज होता है, मेरे लिए नहीं। जाने क्यों उसकी यह बात सुनकर मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे कैसे पता था कि मैं शादीशुदा हूँ? शायद मेरे चेहरे के भाव देखकर वह मुस्कुरा दी। जब तुम पैसे दे रहे थे तब मैंने तुम्हारे वॉलेट में एक औरत की तस्वीर देखी थी। वह बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी अनामिका पर शादी की अंगूठी का निशान भी साफ दिखाई देता है। मैं बस फीकी सी मुस्कान दे पाया। उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? अपराध बोध हो रहा है अपनी पत्नी के लिए या मेरे लिए? मैंने नजरें झुका लीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने धीरे से कहा, मैं और नैना हर 4 महीने में मुश्किल से एक बार मिल पाते हैं। पिछले 5 सालों से हमारी जिंदगी ऐसी ही चल रही है। कभी कभी तो लगता है शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा और करीब आ गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो एक बार फिर? मेरा दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिर्फ मजाक कर रही हूँ। फिर अचानक उसने कहा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? कौन सी मदद? मेरे लिए एक नया फोन खरीद दो, वरना मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं बिना सोचे बोला, जरूर। यहाँ बाजार है, जो फोन तुम्हें पसंद हो मैं तुम्हें दिला दूंगा। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, जानते हो तुम सच में बुरे इंसान नहीं हो। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने बात आगे बढ़ाई, मेरा मतलब फोन से नहीं है। तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, अच्छा गाते भी हो। और वह कुछ पल के लिए रुक गई। अब हमारी विदाई का समय आ चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अनन्या। उसका नाम सुनने के बाद मैं भारी मन से उस कस्बे से लौट आया। घर पहुंचा तो हमेशा की तरह घर खाली था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपनी शादी से बेवफाई कर बैठूंगा। मैं और नैना कॉलेज के दिनों से साथ थे। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद हमने शादी कर ली थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी नौकरी में तरक्की हुई और उसे विदेश की शाखा में भेज दिया गया। उधर मेरी नौकरी बार बार छूटती रही। आखिरकार मैंने घर संभालना शुरू कर दिया। कभी गाने लिखकर बेच देता, तो कभी गिटार सिखाकर कुछ पैसे कमा लेता। इस हाइकिंग ट्रिप पर आने का फैसला भी मैंने इसलिए किया था, क्योंकि घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा था। जब मैंने नैना से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए हाइकिंग पर जाना चाहता हूँ, तो उसने बिना कुछ पूछे मेरे खाते में 10,000 रुपये भेज दिए। न जाने उसे प्यार कहूँ या दया। इन उलझे हुए ख्यालों के बीच मैं सोफे पर ही सो गया। उस रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैं और अनन्या उसी पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक नैना हमारे सामने आ गई। वह मुझे उसी तरह देख रही थी जैसे कोई अपने पालतू कुत्ते को देखता है। उस नज़र से मैं घबराकर उठ बैठा। उसके बाद आधे महीने से भी ज्यादा समय यूं ही बीत गया। फिर एक दिन
मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, मैं तुम्हारे शहर आ गई हूँ, आज मुझे खाना खिलाओगे? संदेश पढ़ते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस नंबर को नहीं पहचानता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे पूरा यकीन था कि वह अनन्या ही है। मैंने बिना देर किए जवाब भेजा, कहाँ हो? कुछ ही देर बाद जवाब आया, फूलों की खुशबू, शाम 6 बजे मिलना। उस संदेश को पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा, उससे मिलकर क्या कहूंगा, कैसे बात शुरू करूंगा। ऐसा भी न लगे कि मैं उसे बहुत याद कर रहा था, और ऐसा भी न लगे कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हीं उलझनों के साथ मैंने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा आधा ही खुला था कि मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसके लंबे हल्के घुंघराले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। गुलाबी रंग के बड़े बड़े झुमके उसके कंधों तक झूल रहे थे। उसने ऑफ शोल्डर टॉप, छोटी सी स्कर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अगले ही पल मेरा दिल जैसे जम गया, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ एक नौजवान बैठा था, चेहरे से बेहद आकर्षक, मजबूत शरीर वाला। अनन्या अपना चेहरा उसके बेहद करीब ले जाकर उसकी बातें सुन रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। कुछ पल के लिए मैं दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था अंदर जाऊं या चुपचाप लौट जाऊं। तभी अनन्या की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए बोली, आ गए तुम। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए उस युवक से कहा, इनसे मिलो। हाइकिंग के दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इसके बाद उसने उस युवक का परिचय कराया, और ये हैं एलेन, मेरे अच्छे दोस्त। एलेन खड़ा हुआ, मुस्कुराकर मेरी ओर हाथ बढ़ाया और टूटी फूटी हिंदी में बोला, नमस्ते, मैं एलेन हूँ। माफ कीजिए, मेरी हिंदी अभी अच्छी नहीं है। बातों बातों में मुझे पता चला कि वह उसी विदेशी कंपनी में काम करता है जहां नैना नौकरी करती थी। मैं चौंक गया। मैंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, सुना है आपकी कंपनी के अधिकारी काफी युवा होते हैं? एलन मुस्कुराया, हाँ, हमारी सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट अभी 30 साल की भी नहीं है, और वो एक महिला है। मैं तुरंत समझ गया वो नैना की ही बात कर रहा था। मैंने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, सच? कैसी है वो? एलेन बिना एक पल सोचे बोला, उनकी खूबसूरती उनकी सबसे छोटी खासियत है। वो जितनी प्रोफेशनल है उतनी ही ईमानदार और विनम्र भी। मैंने उनसे बेहतर लीडर आज तक नहीं देखा। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो आई, लेकिन भीतर जैसे कुछ टूट रहा था। नैना हमेशा से ऐसी ही थी, मैं ये अच्छी तरह जानता था। लेकिन जब किसी दूसरे आदमी के मुंह से उसकी इतनी तारीफ सुन रहा था, और मुझे याद आ रहा था कि मैं उसके साथ विश्वासघात कर चुका हूँ, तो मेरे भीतर अपराध बोध और भी बढ़ गया। तभी अनन्या बोली, अभी कुछ और दोस्त आने वाले हैं, तब तक तुम बैठो। मैं कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। उधर अनन्या फिर से एलेन के पास जाकर बैठ गई। दोनों हाथों में हाथ डाले बातें कर रहे थे। उनकी टांगें भी एक दूसरे से लगी हुई थीं। बात करते समय उनके चेहरे इतने करीब आ जाते कि लगता अभी एक दूसरे को चूम लेंगे। उन्हें देखकर मुझे अचानक खुद पर हंसी आने लगी। मैं जिस एक रात की याद को अपने दिल में संजोए बैठा था, शायद वह उसके लिए सिर्फ एक मामूली घटना थी। तो फिर उसने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? क्या मैं सिर्फ एक तमाशा देखने आया था? मैं इन्हीं ख्यालों में खोया बैठा था कि पता ही नहीं चला कब अनन्या मेरे बगल में आकर बैठ गई। वह मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, मुझे याद किया था? मैंने एक नज़र एलेन की तरफ देखा। वह अपने फोन में व्यस्त था, मानो उसे हमारी कोई परवाह ही न हो। मेरे मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया, क्या आज यहाँ मौजूद हर आदमी कभी न कभी अनन्या के साथ रह चुका है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें याद करने वालों की कमी तो नहीं होगी। वह हंस पड़ी, जल रहे हो? मैंने बिना छिपाए जवाब दिया, हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई और है तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अनन्या ने मेज से बियर की एक बोतल उठाई और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर सच जानना चाहते हो तो पहले इसे खत्म करो, फिर मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगी। मैंने बिना कुछ कहे पूरी बोतल एक ही सांस में पी ली। वह मुस्कुराई, वाह, इतनी जल्दी? अगले ही पल उसने अचानक मेरे गाल पर एक चुंबन दिया, फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। हम दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां कराओके के कई प्राइवेट कमरे थे। उस समय वहां ज्यादा लोग नहीं थे। पूरा गलियारा लगभग सुनसान था। वह मुझे सबसे आखिरी कमरे तक ले गई, कमरे का दरवाजा बंद किया और बिना कुछ कहे सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे चूमो। उस पल जैसे मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे चूम लिया। उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी और हम दो सोफे पर गिर पड़े, बिल्कुल उसी रात की तरह जब पहाड़ की चोटी पर हमने किसी की परवाह नहीं की थी। कुछ देर बाद वह मेरे सीने से लगी हुई थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझे ढूंढने एक आदमी को साथ लेकर क्यों आई थी, और तुम उसके इतना करीब क्यों थी? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम्हारी पत्नी है। मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, और क्योंकि इतने दिनों तक तुमने मुझे याद भी नहीं किया। उसकी हर बात सुनकर न जाने क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो?
अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाकर मेरी बाहों को और कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, चलो नीचे चलते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारे बाकी दोस्त आने वाले थे ना? वह हंस पड़ी, कोई नहीं आने वाला। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए कहा था। मैंने फिर पूछा, और नीचे जो लड़का बैठा है? वह जोर से हंस पड़ी। तुम सच में पहचान नहीं पाए? वह लड़का नहीं, एक लड़की है। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद अनन्या का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोली, कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए ज्यादा मत सोचो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, और पहले की तरह तुम्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। उसने यह बात तो कह दी, लेकिन मैं समझ चुका था अब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। उस रात घर लौटकर मैं सीधे अपने और नैना के कमरे में गया। हम एक दूसरे से 10 साल से प्यार करते थे, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस शादी को और आगे नहीं निभा सकता। हालांकि इसे तोड़ने वाला भी मैं ही था। मैंने फोन उठाया और नैना को एक संदेश भेज दिया, हम तलाक ले लेते हैं। मुझे तुम्हारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, संदेश भेजते ही नैना का फोन आ गया। मैंने समय देखा, रात के 2 बज चुके थे। वह तो आमतौर पर 11 बजे ही सो जाती थी। शायद मेरे संदेश की आवाज से उसकी नींद खुल गई थी। उसने मुझसे कई सवाल पूछे, लेकिन मेरे पास किसी का भी जवाब नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मैं 5 दिन के अंदर वापस आ रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वह हमेशा से ऐसी ही थी, हर मुश्किल में शांत, बिना घबराहट, बिना गुस्से के। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने फोन देखा, नैना का कोई संदेश नहीं था। न उसने मुझे मनाने की कोशिश की, न डांटा, न ही कोई शिकायत की। लेकिन अनन्या के कई संदेश आए हुए थे। पूरी रात उसने मुझे न जाने कितने संदेश भेजे थे। सबसे आखिरी संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बिना सोचे अपना घर का पता भेज दिया। करीब आधे घंटे बाद वह मेरे घर पहुंच गई। मैंने उसके लिए चप्पल निकाली। उसने मुस्कुराकर मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। मैं उसके लिए कॉफी बनाई गया तो वह मेरे लिए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले गया। हम अभी एक दूसरे के साथ थे कि तभी बेडरूम का दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजे पर नैना खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न आंसू, न चीख, न सवाल। उसे देखते ही मुझे डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर रखा कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैंने जानबूझकर अनन्या को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर सिगरेट जलाई और धुआं नैना की तरफ छोड़ दिया। वह हमेशा मुझे बेडरूम में सिगरेट पीने से रोकती थी, खासकर बिस्तर पर। नैना कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और घर से बाहर चली गई। अनन्या बुरी तरह घबरा गई थी। उसने चादर अपने चारों ओर लपेट ली और धीमी आवाज में बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने उसके माथे को चूमा, बिस्तर से उठा और अपना सामान समेटने लगा। उस दिन के बाद मैं अनन्या के अपार्टमेंट में रहने चला गया। अब मुझ पर न शादी की कोई जिम्मेदारी थी और न परिवार का कोई बंधन। मैं दिन रात अनन्या के साथ रहने लगा। शायद मैं उस आखिरी नतीजे का इंतजार कर रहा था, जो एक दिन सामने आने ही वाला था। करीब 1 हफ्ते बाद नैना का संदेश आया। वह मुझसे मिलकर बात करना चाहती थी। मैंने घर से यह बात अनन्या को बताई और पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनन्या ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। क्या तुम पागल हो? मैं ऐसी स्थिति में क्यों जाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी और धीमे से बोली, तुम दोनों के बीच जो भी फैसला हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, इसलिए किसी तरह का दबाव मत लेना। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक ही सवाल उठा, भगवान ने मुझे उससे इतनी देर से क्यों मिलवाया? हम दोनों नीचे एक कॉफी शॉप में मिले। सिर्फ 1 हफ्ते में ही नैना पहले से काफी दूरी लगने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसे देखकर एक पल के लिए मेरा दिल भी भर आया। मैं नैना को अच्छी तरह जानता था। वह यहाँ झगड़ा करने नहीं, समस्या का समाधान निकालने आई थी। इसलिए उसने न हालचाल पूछा, न कोई शिकायत की। सीधे मुद्दे पर आकर उसने पूछा, क्या तुम सचमुच तलाक चाहते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। इस घर में जो कुछ भी है सब तुम्हारी कमाई का है। नैना ने तुरंत अपने बैग से तलाक के कागज निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने उन्हें देखा। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ उसी के नाम रहने वाला था। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। मैंने पेन उठाया और दस्तखत करने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा, मेरे सामने अनन्या खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए मेरे बगल में बैठ गई। फिर उसने नैना की तरफ देखकर कहा, ये खाली हाथ नहीं जाएगा। इस शादी के टूटने की जिम्मेदारी सिर्फ इसकी नहीं है, असल में सबसे बड़ी जिम्मेदार तो आप हैं। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वह आगे बोली, आपने हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता दी। पति पत्नी साल में कुछ ही बार मिलते थे। ऐसी शादी कब तक चल सकती थी? इन्होंने 5 साल तक इसे निभाया, यही बहुत बड़ी बात है।
अगर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना चाहिए तो वो आप हैं। नैना लगातार उसकी ओर देखती रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ पल बाद अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वैसे मेरा परिचय तो रह ही गया। मैं करण की मंगेतर अनन्या हूँ। मैं बार बार नैना की तरफ देख रहा था। मैं अपनी आंखों से उसे समझाना चाहता था कि अनन्या को यहाँ मैंने नहीं बुलाया। मैं सचमुच खाली हाथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन जाने क्यों, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। काफी देर बाद नैना ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, सारी संपत्ति बराबर बराबर बांट दी जाएगी। नया समझौता मेरे वकील तुम्हें भेज देंगे। तुम दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इतना कहकर वह चली गई। मैं उसकी पीठ को देखता रह गया। 10 साल तक जिसे मैंने प्यार किया, आज वो मुझे एक अजनबी जैसी लग रही थी। नैना के जाते ही अनन्या मुस्कुराई और बोली, अब तुम आजाद हो। लेकिन तभी अचानक मेरे मन में एक सवाल कौंधा। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, करण कौन है? अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराकर बोली, क्या यह जानना जरूरी है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या इतना काफी नहीं है? इतना कहकर वह मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार मैंने उसे धीरे से अपने से अलग कर दिया। मैंने उसकी आंखों देखते हुए कहा, नहीं, मुझे सच जानना है। करण आखिर है कौन? कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैंने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह खिड़की की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार उदासी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। तुम्हारी पत्नी काफी समय पहले ही किसी और से प्यार करने लगी थी। उस आदमी का नाम करण है और वह मेरा मंगेतर था। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। अनन्या ने अपने बैग से तस्वीरों का एक पुलिंदा निकाला। उन तस्वीरों में नैना और करण कभी समुद्र किनारे, कभी होटल में, तो कभी एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दे रहे थे। अनन्या बोली, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दुनिया के सामने दोनों ने खुद को हमेशा अविवाहित दिखाया, लेकिन उनका रिश्ता कम से कम 3 साल पुराना था। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं और करण 8 साल से साथ थे। हमारी सगाई हो चुकी थी। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मैं बस उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह मुझे छोड़कर तुम्हारी पत्नी के साथ चला गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, हाइकिंग के दौरान तुमसे मिलना, पहाड़ की चोटी पर तुम्हें ढूंढ कर आना, तुम्हें अपने करीब लाना, यह सब मैंने पहले से योजना बनाकर किया था। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने जाल में फंसाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब शायद तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत गिरी हुई लड़की हूँ। मेरा शरीर भी गंदा है और मेरी आत्मा भी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ। लेकिन चाहे तुम यकीन करो या नहीं, मुझे सचमुच तुमसे प्यार हो गया है। ये सब कहने के बाद अनन्या चली गई। वह भी मुझे सिर्फ अपनी पीठ दिखाकर चली गई। एक ऐसी लड़की जिससे मुझे प्यार हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उसे खो चुका हूँ। मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरे दिमाग में हर पल सिर्फ अनन्या का ही ख्याल घूमता रहता। मैंने उसे बार बार फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद चुका था। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया था, उस लड़की को जो शायद कभी मेरी थी ही नहीं। मैंने एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया। दिन रात शराब पीता रहता। इतनी शराब कि पूरे कमरे में उल्टियों की बदबू फैल गई। पड़ोसियों को लगा कमरे में किसी की लाश पड़ी है। उन्होंने पुलिस बुला ली। आखिरकार मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपना गिटार लेकर सड़क किनारे बैठ गया और गाने गाने लगा। कुछ लोग मुझे भिखारी समझकर पैसे देने लगे। कुछ लोगों को लगा मैं कोई संघर्ष करता हुआ कलाकार हूँ। उन्होंने मेरे गाने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिए। पता नहीं कितने दिन बीत गए, लेकिन मुझे सुनने आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। लोग मेरे चारों ओर खड़े होकर मेरे साथ गाने गाते, रोते और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते। दुनिया सचमुच कितनी अजीब है। एक दिन भीड़ में से किसी ने पूछा, आपको अपनी कौन सी रचना सबसे ज्यादा पसंद है? मैंने सिर उठाकर देखा और सामने अनन्या खड़ी थी। उस दिन के बाद हमने एक दूसरे से सारी गलतफहमियां दूर कर ली और इस बार हमारे रिश्ते की सचमुच नई शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। वह एक मेधावी छात्र थी। विदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुकी थी। उसका परिवार भी बेहद संपन्न था। कई साल पहले ही वे विदेश में बस चुके थे। हमारे दोबारा साथ आने के बाद उसने शादी के लिए सिर्फ कुछ छोटी सी शर्तें रखीं। न कोई शादी का समारोह होगा, न कोई भव्य दावत, न दहेज, न ही हीरे की अंगूठी। वह सिर्फ शादी का पंजीकरण करवाना चाहती थी और उसके बाद सिर्फ मेरे साथ यात्रा करना चाहती थी। मैं भला कैसे मना करता? शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मुझे अच्छा काम मिलने लगा। मेरी आमदनी भी लगातार बढ़ती चली गई। 1 साल बाद मैंने एक बेहद महंगा नया घर खरीदा। घर खरीदते समय मैंने अनन्या को कुछ नहीं बताया। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए चुपचाप घर के कागजों में उसका नाम भी जोड़ दिया। लेकिन जब उसे ये बात पता चली तो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा नाराज हो गया। मैंने उसे कई बार वीडियो कॉल की,
लेकिन उसने हर बार कॉल काट दी। मैं घबरा गया। लगातार आधे घंटे तक उसे फ़ोन करता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठाई और झुंझलाकर बोली, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बार बार कॉल क्यों उठा रही हूँ? फिर उसने कैमरे के सामने अस्पताल की एक रिपोर्ट दिखाई और मुस्कुराकर बोली, अब तुम पापा बनने वाले हो, थोड़े पैसे भी बचा लिया करो। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। खुशी से मेरी आंखें भर आईं। अगले साल हमारी जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। उसके 1 साल बाद हम अपने नए घर में रहने चले गए। घर दिखाते समय अनन्या ने बस एक नज़र चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, घर, पैसा और दौलत, ये सब सिर्फ बाहर की चीजें हैं। हम चारों साथ हैं और सुरक्षित हैं। मेरे लिए बस यही सबसे बड़ी खुशी है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। शायद जिंदगी की सबसे कीमती चीज यही थी। मैं उस पुराने फोन लेकर कई मोबाइल रिपेयर की दुकानों पर गया। हर दुकान का जवाब एक ही था, फोन की हालत बहुत खराब है, इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार एक युवा टेक्नीशियन ने फोन को ध्यान से देखा और कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बस इसे एक बार चालू कर दीजिए, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने फोन खोलकर उसकी जांच की। क्योंकि फोन का ढांचा पूरी तरह मुड़ चुका था, इसलिए बैटरी अंदर लग ही नहीं सकती थी। आखिर में उसने बैटरी बाहर से जोड़कर फोन चालू करने की कोशिश की। करीब 1 घंटे बाद फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। जैसे ही फोन ऑन हुआ, सबसे पहले एक संदेश मेरी आंखों के सामने आया। आयु और उसके शारीरिक संबंध बनाने का सबूत मिलते ही 30 लाख रुपए तुम्हारे विदेशी खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मेरे हाथ कांपे थे। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। उस फोन में बहुत कम डेटा बचा था, सिर्फ कुछ संदेश और एक वीडियो। मैंने संदेश खोलकर पढ़ना शुरू किया। हवाई टिकट, फोन और उसकी सारी जानकारी तैयार है। भारत लौटने के बाद किसी तरह उससे मुलाकात करना, उसे अपने प्यार में फंसाकर उससे बेवफाई करवानी है। काम पूरा होते ही तुम्हें बाकी 30 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। अगला संदेश था, हाइकिंग ग्रुप की जानकारी भेज दी है, जल्दी से उसमें शामिल हो जाओ, रात को कैंपिंग के दौरान मौका जरूर मिलेगा। बस संदेश यहीं खत्म हो गए। मैं फर्श पर बैठ गया। अब मुझे समझ आ रहा था, उस रात अनन्या अपने टूटे हुए फोन को ढूंढने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। क्योंकि उस फोन में पूरी सच्चाई छिपी हुई थी। पिछले कई सालों की एक एक बात मेरे दिमाग में जुड़ने लगी। अगर नैना का किसी और के साथ रिश्ता था, तो उसने 3 साल तक तलाक क्यों नहीं लिया? और शादी के बाद अनन्या हमेशा समय के अंतर का बहाना बनाकर अपने माता पिता से बहुत कम बात क्यों करती थी? ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे सवाल एक एक करके मेरे सामने आने लगे। मैंने सिर पकड़ लिया। पूरे नए घर में मेरी चीख गूंज उठी। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया और इंटरनेट पर नैना का नाम खोजा। सबसे ऊपर जो खबर दिखाई दी, उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे तलाक के सिर्फ 6 महीने बाद नैना ने शादी कर ली थी। उस आदमी का नाम विक्रम था। वह उससे लगभग 15 साल बड़ा और एक बड़े उद्योग समूह का चेयरमैन था। तभी मुझे सब समझ में आ गया। अगर नैना अपने अफेयर की वजह से तलाक लेती, तो विक्रम कभी उससे शादी नहीं करता। इसलिए उसने पूरी योजना बनाई, मुझे बेवफा साबित करने के लिए अनन्या को मेरे जीवन में भेजा गया। मैं अब सब कुछ समझ चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में बाकी था। जब मैं बिना किसी शर्त के सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार था, तब अनन्या ने अचानक मेरा साथ क्यों दिया? वह तो नैना की योजना का ही हिस्सा थी। फिर उसने आखिरी समय पर उसका साथ क्यों छोड़ दिया? क्या क्या सचमुच उसे मुझसे प्यार हो गया था? उसी समय मेरा फोन बज उठा। अनन्या का एक वीडियो संदेश आया। वीडियो में वह हमारी दोनों बेटियों को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर मेरे भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आधा महीना बाद मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे प्लेटफॉर्म की तरफ से एक ऑफलाइन कार्यक्रम में जाना है। फिर मैं चुपचाप उसी पहाड़ी कस्बे में पहुंच गया, जहां वर्षों पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी। करीब एक हफ्ते तक इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे राजू मिल गया। वह आज भी पहले की तरह अपना गिटार पीठ पर लटकाए देश भर से आने वाले हाइकिंग ग्रुप्स को पहाड़ों में घुमाता था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। हंसते हुए बोला, इतने सारे ग्रुप्स आए और गए, लेकिन तुम्हारी तरह गिटार बजाने और गाने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। लगता है अब तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल है। उसकी बात सुनकर कई सालों से मेरे मन में दबी हुई सारी उलझनें जैसे एक पल में शांत हो गईं। मैं मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। शायद जो आज मेरे पास है, वही मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अंत है।